दोस्तों महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिसेंटली जो स्पाई शॉट आए हैं, कुछ बंदों ने यह इमेज भी डाली है और काफी वायरल भी हो गई वो इमेजेस। तो बोलेरो का बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है भाई मार्केट के अंदर, और मैं भी बोलेरो का बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं, लेकिन ईवी वाली का। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि दोनों, चाहे वो बोलेरो आइस वाली हो या फिर ईवी वाली हो, सेम प्लेटफॉर्म पे बनने वाले हैं। और महिंद्रा ने रिसेंटली उस प्लेटफॉर्म का टीजर भी डाल दिया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है फ्रीडम न्यू। अब तक इस प्लेटफॉर्म को बोला जा रहा था NFA, अब इसका जो ऑफिशियल नेम है वो होने वाला है फ्रीडम न्यू। फ्रीडम न्यू का मतलब पता है क्या है? कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आपको फ्रीडम मिलती है कि आप कोई सी भी पावर ट्रेन यहाँ पे बना सकते हो, फिर पावर ट्रेन की गाड़ी बना सकते हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इवन हाइब्रिड भी हो। ये वाला जो प्लेटफॉर्म होगा महिंद्रा की भाई पूरी कहानी चेंज कर देगा, क्योंकि महिंद्रा अब रेंज एक्सटेंडेड पे भी काम कर रहा है और चांसेस काफी आई है कि महिंद्रा यही वाला प्लेटफॉर्म यूज करेगा अपनी रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड को बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन दिमाग में हो रहा है, ठीक है भाई बोलेरो न्यू जो आएगी या फिर बोलेरो ईवी होगी वो इनके फ्रीडम न्यू प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन थार ईवी क्या होगा? तो थार होगी भाई इनके इन ग्लो प्लेटफॉर्म पे। साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने इवेंट करा था जहां पे थार ईवी को पहली बार कॉन्सेप्ट स्टेज में अनवील करा था इन्होंने, वहां बता दिया था कि भाई इन ग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। तो कुल मिला के इनके पास ना दो प्लेटफॉर्म हो गए करंट में, एक तो बोर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म हो गया इन ग्लो, दूसरा हो गया इनका फ्रीडम NU जो अलग अलग तरह की गाड़ियां बना सकता है, इवन हाइब्रिड भी। तो ईवी में भी इनके पास अब दो प्लेटफॉर्म हो गए हैं। इन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा NU, इसके ऊपर हम साल की 1,20,000 गाड़ी बनाने वाले हैं, ये इनकी एनुअल कैपेसिटी हो गई। और बात करें लॉन्चिंग की, तो जो बोलेरो न्यू है वो तो 15 अगस्त पे लॉन्च करने वाले हैं, मुंबई के अंदर इनका इवेंट होगा, वहां पे और भी ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और जो बोलेरो ईवी होगी वो ये अगले साल 2026 में लॉन्च करेंगे। बात करें थार ईवी की तो वो अगले साल 15 अगस्त पे अनवील होगी, और आई थिंक साल की एंड या उससे अगले साल उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। तो महिंद्रा मुझे नियर फ्यूचर में अनबीटेबल सा नजर आ रहा है। टाटा से मेनली इनकी राइवलरी चलती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाहर की ब्रांड है उनके लिए भी ये बहुत दिक्कत देने वाले हैं, इवन इन ईवी। एंड दोस्तों ईथर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है इस साल के कम्युनिटी डे में, जिसमें सबसे बड़ी जो हाईलाइट होगी वो होगा इनका EL प्लेटफॉर्म। EL प्लेटफॉर्म पे इनका सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इनके सेल होते हैं सारे अबव 1 लाख है। EL प्लेटफॉर्म पे जो स्कूटर बनाएंगे वो 1 लाख के नीचे आने वाला है। अब इसमें क्या एक्सपेक्टेड है? तो मेरे हिसाब से ईथर के स्कूटर में जो सबसे महंगी चीज होती है वो होता है, मतलब मोटर बैटरी के अलावा जो सबसे महंगी चीज होती है वो होता है इनका फ्रेम। अभी तक इन्होंने 450S के अंदर एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम का यूज करा है, फिर रिश्ता के अंदर भी पार्शियली यूज करा है, लेकिन मुझे लगता है EL प्लेटफॉर्म में ये एल्यूमिनियम फ्रेम को बाय बाय कर देंगे, जिसके वजह से उसकी डेफिनेटली कॉस्ट काफी कम हो जाएगी और फाइनली ये कंपनी भी अपना 1 लाख के अंदर वाला स्कूटर ला पाएंगे। एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा कम्युनिटी डे का। दूसरी अपडेट यहाँ पे होगी इनके सॉफ्टवेयर की। ईथर अपने ईथर स्टैक 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहाँ पे अनवील करेगा, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि ईथर तगड़े तगड़े फीचर लाने वाला है। इसके अलावा ईथर बास सर्विस को भी लॉन्च करेगा। बास का मतलब होता है बैटरी एज ए सर्विस। आपने स्कूटर खरीद दिया, बैटरी का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर सब्सक्रिप्शन पे ले ली, अब ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितने रुपए की कॉस्ट होगी, उससे डिपेंड करेगा कितना यूजफुल है। और इसके बाद ये अपनी नई फास्ट चार्जिंग को भी अनवील करेंगे, उसमें भी मेरे हिसाब से अपग्रेडेशन की जरूरत थी, तो फाइनली ये उसे भी अनवील करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी जिसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली इवेंट का। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने डेट को तो नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि अगस्त के महीने में ये अपना कम्युनिटी डे करने वाले हैं। एंड दोस्तों फाइनली टेस्ला ने 10 साल का इंतजार करवाने के बाद अपनी रोबो टैक्सी को लॉन्च कर दिया है अमेरिका के अंदर। इन्होंने एक छोटे से इवेंट के अंदर 2 जगह को सेलेक्ट किया था, जो कि थी ऑस्टिन और टेक्सास। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपनी रोबो टैक्सी का इन्होंने इन्वाइट दिया था और यहाँ पे उन बंदों ने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस भी किया। यहाँ पे जो इन्होंने कार यूज करी थी वो थी मॉडल Y, जो कि फुल्ली ऑटोनोमस थी, उसमें कोई भी इंटरवेंशन कोई भी बंदा नहीं कर रहा था। एक पीछे बंदा बैठा था, एक टेस्ला का बंदा आगे बैठा था, जो कि सिर्फ सेफ्टी या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए ही बैठा था। बाकी गाड़ी जो थी वो अपने आप ही चल रही थी। अब इसके वजह से भाई जो टेस्ला का शेयर है वो भी जंप हो गया, क्योंकि अब तक ऐसा माना जाता है कि भाई टेस्ला जो है यार गेम खेल रहा है, ये नहीं ला पाएंगे रोबोट टैक्सी, लेकिन फिर भी ये ले आए हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत से लोगों ने ये बोला है कि भाई जो इन्होंने राइड ली है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, काफ़ी मज़ा आया, कोई भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग भी रखी थी, $4 के आसपास इन्होंने चार्ज रखा था यहाँ पे। और $4 कितने होते हैं? 8 चौक 32, 350-400 रुपये हो जाते हैं, जिसमें ये राइड इन्होंने कंप्लीट करी थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि
कि यार हाँ राइड में कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ ज़्यादा ब्रेक मार रही थी, कई बार एक्सलेशन ज़्यादा ले लिया था, तो कुछ ना कुछ गड़बड़े उन्हें भी लगी थी। तो मिक्स्ड टाइप रिएक्शन यहाँ पे आए हैं। अब एक चीज जो टेस्ला को अलग बनाती है बाकी की रोबो टैक्सी कंपनी से वो ये है कि ये लाइडार और रडार सेंसर का यूज ही नहीं कर रहे। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो फुल्ली बेस्ड है कैमरा और न्यूरल नेट्स पे। एलोन मस्क ने खुद बताया कि भाई हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल जीरो से काम किया है। हमारी जो इन हाउस एआई चिप है और जो एफएसडी सॉफ्टवेयर है उसके वजह से टेक्नोलॉजी वर्क करती है, जिसको लेके बहुत से मतभेद आते हैं। कुछ कंपनियां कहते हैं कि भाई लाइडार और रडार के बिना यार रोबो टैक्सी आप कैसे चला सकते हो, लेकिन एलोन मस्क ने फाइनली लॉन्च कर दी है। फिलहाल के लिए इसे एक सेलेक्टेड रीजन में चलाया गया था, इस साल के एंड तक ये और कई शहरों में इसे लॉन्च कर देंगे। और ये भी बताया कि 2026 और 27 के बीच में अपनी साइबर कैब को भी लॉन्च करेंगे, जो मास स्केल पे रोबोट टैक्सी या फिर अपनी सर्विसेज को लोगों को देंगे। दोस्तों Xiaomi ने अपनी YU7 इलेक्ट्रिक कार को चाइना में लॉन्च करके हल्ला काट दिया है भाई। वहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुकिंग मिली है इन्हें। 1 घंटे के अंदर ही इन्हें 2,90,000 बुकिंग मिल गई थी, जो कि Xiaomi के लिए भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, कैपिंग लगा दी ताकि यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग ना हो इनकी बुकिंग की, क्योंकि वहां पे बंदे ऐसी करते हैं, पहले बुक करके दूसरे को थोड़ी हायर प्राइसिंग में सेल कर देते हैं। Xiaomi ने क्या करा यहाँ पे कि एक बंदे को सिर्फ 2 ही बुकिंग अलाउड होगी, जिसके बाद 18 घंटे में जो कंफर्म्ड बुकिंग आई इनके पास वो थी 2,40,000। अब YU7 जो है ना, एक किलर कार इन्होंने निकाली है जो कि डायरेक्टली टक्कर देती है टेस्ला की मॉडल वाई को। इवन प्राइसिंग जो है वो 4% कम है, यहाँ पे $35,000 में इन्होंने निकाले, जो कि हो जाता है लगभग 29 लाख रुपए, और मॉडल वाई से 4% कम में है। और टेस्ला का भाई जो सीन है चाइना के अंदर, वो पिछले 1-2 साल में कुछ ज़्यादा ही खराब होता जा रहा है। पहले इनका मार्केट शेयर लगभग 20% के आसपास था, फिर वो 15 हो गया, और आज 2025 में ये 7.5% के आसपास झूल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। Xiaomi की जो SU7 कार आई थी पिछले साल, उसने सीधा डायरेक्टली टक्कर दी थी मॉडल वाई को और उसे हरा भी दिया था, उससे ज्यादा सेल हो रही है वो। अब मॉडल वाई जैसे तैसे अच्छी खासी सेल हो रही थी, लेकिन उसे भी बीट करने के लिए उन्होंने YU7 को निकाल दिया, वो भी उससे कम प्राइसिंग में। और चाहे वो SU7 हो या फिर YU7 हो, दोनों ही टेस्ला की मॉडल 3 मॉडल वाई दोनों से आगे है, इवन कम प्राइसिंग में। तो टेस्ला की हालत भाई डेफिनेटली बहुत खराब होने वाली है इन चाइना। और क्या कर सकते हैं हम, ये या तो प्राइस कट करो या फिर इनका जो FSD सॉफ्टवेयर आता है उसे फ्री में प्रोवाइड करो, कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए। बाकी अभी भी मेरे को ये चीज शॉक करती है कि भाई Xiaomi जो कि कल को एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी, आज दुनिया की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला को टक्कर दे रही है, इवन हरा दे रही है। तो ये काइंड ऑफ अनबिलीवेबल हो जाता है कि चाइनीज कंपनी जो है वो इतनी हाई स्पीड से इनोवेशन और ग्रोथ कर रही है ईवी के मामले में। दोस्तों आप में से बहुत से लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं और फाइनली हम 2,99,000 सब्सक्राइबर पे आ गए हैं और हमारे 3 लाख में सिर्फ 600 सब्सक्राइबर कम है। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं चाहता हूँ भाई, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि सब्सक्राइब कर दो। 600 सब्सक्राइबर कम है, आज में कर दो भाई, बस कर दो यार। तो मैं नहीं बता रहा, अगली न्यूज़ कर दो भाई, कर दो। दोस्तों टेस्ला ने एक रिकॉर्ड और सेट कर दिया है, जिसे सुन के आपको थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगा और ये भी लगेगा कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। रिसेंटली टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार की जो डिलीवरी दी है वो दी है फुल्ली ऑटोनॉमस। फुल्ली ऑटोनॉमस का मतलब यहाँ पे ये है, एक बंदे ने घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी को ऑर्डर किया, उसके सारी कागजी कार्रवाई करवा दी और वो जो गाड़ी है खुद ब खुद इनकी जो टेक्सास के अंदर फैक्ट्री है वहां से निकलती है, 30 मिनट का सफर तय करती है ट्रैफिक से होती हुई और ओनर के घर पहुंच जाती है और उसे सरप्राइज दे देती है। टेस्ला ने बाकायदा इसकी पूरी वीडियो बनाई है और यहाँ पे कैमरे लगाए गए थे इस गाड़ी के अंदर भी, और साइड में एक साइबर ट्रक जो था उस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा था। पूरी 30 मिनट की वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे डाली है। और भाई मैं कह रहा हूँ कि हम उस एरा में फाइनली एंटर कर चुके हैं जहाँ पे जो टैक्सीज हैं या फिर जो कार है वो खुद ब खुद चल पाएंगी। टार्जन द वंडर कार अब कोई सपना नहीं है, वो रियलिटी बदल चुका है। अब देखो उसके फायदे कितने होने वाले हैं। आपको गाड़ी की सर्विस करानी है, आपको बस मोबाइल में कमांड देनी है, गाड़ी खुद आपके पार्किंग गैराज से निकलेगी, सर्विस सेंटर जाएगी, सर्विस उसकी पूरी हो जाएगी, घर में आगे खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। और फ्यूचर में जब ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा रिफाइन हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी या फिर रिलायबल हो जाएगी, तो वहां पे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ड्राइवर अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो गाड़ी ही उनका ड्राइवर बन जाएगी जो कि उन्हें हर जगह इजीली ले जा सकेगी। एंड दोस्तों अमेरिका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई, जो चीज अब तक असंभव लग रही थी फाइनली इन्होंने संभव कर दी है। दुनिया का पहला ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन की फ्लाइट इन्होंने कंप्लीट
कंप्लीट कर ली है, जिसे उड़ाया गया था ईस्ट हैम्पटन से टू JFK एयरपोर्ट। पूरी जो फ्लाइट थी वो 130 किलोमीटर की थी, जिसे कंप्लीट करने में लगे 30 मिनट। 4 लोगों को यहाँ पे बिठाया गया था और यहाँ पे पता है कॉस्ट कितनी आई? शायद आप शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ 800 रुपए की बिजली का यूज हुआ है, जबकि सेम चीज अगर हम करते किसी गैसोलाइन एरोप्लेन से या फिर कन्वेंशनल एरोप्लेन से तो वहां पे सिर्फ फ्यूल की ही कॉस्ट होती 13,000 रुपए। तो यानी 15 गुना कम कॉस्ट पे चल सकते हैं इलेक्ट्रिक एरोप्लेन। तो ये होती है इनोवेशन। मतलब ईवी कार्स के अंदर हमने ऑलरेडी देख रखा कि ईवी कार पेट्रोल डीजल के मुकाबले 10 गुना कम कॉस्ट पे चलती है, एरोप्लेन इवन 15 गुना कम कॉस्ट पे चल रहा है। अब ये जो स्टार्टअप है इसका नाम है बेला टेक्नोलॉजीज और एयरक्राफ्ट का नाम है एलिया 3X300। अब ये एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह है, लेकिन ये ऑल इलेक्ट्रिक है। ये भी भाई रनवे पे ऐसे जाता है, उड़ जाता है, फिर ऐसे ही उतर जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सेम कंपनी ही ईवी टोल पे भी काम कर रही है, जिसके लिए हमें कोई रनवे की जरूरत नहीं होगी, जो कि सीधा ऐसे उड़ेगा और ऐसे चला जाएगा और ऐसे ही उतर जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट था इसकी जो एक्चुअल रेंज थी वो है 463 किलोमीटर की। तो बहुत उम्दा काम इस कंपनी ने करके दिखाया है। यूएस बेस्ड स्टार्टअप है ये और 2017 से लगे हुए थे इलेक्ट्रिक एविएशन के अंदर और फाइनली इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और रिसेंटली इन्होंने रेज भी करे हैं 2600 करोड़ रुपए, जिसके बाद ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। इनका सर्टिफिकेशन भी इस साल के एंड तक इन्हें मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूं देखो बहुत फायदे हैं। एक तो हमारी कॉस्ट ही बहुत कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक एरोप्लेन से, दूसरा यहाँ पे वो नॉइस बहुत ज्यादा कम करते हैं, जीरो इमिशन करेंगे। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रिक वाले के अंदर हम इजीली कॉल कर सकते हैं। कॉल तो नहीं कर पाएंगे, मतलब आपस में बैठ के तो बात कर ही सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल वाले प्लेन होते हैं वहाँ पे इतनी होती है कि शोर बहुत ज्यादा होता है। तो कमाल कर दिया भाई इस बार यूएस ने। और मोस्टली हम देखते हैं कि ईवी के मामले में चाइना आगे होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक एविएशन के मामले में इस बार यूएस ने बाजी मार ली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई फ्यूचर में जो छोटी राइड्स होती हैं जहां पे बहुत लंबा नहीं चलना है, वहां पे इलेक्ट्रिक एरोप्लेन धीरे धीरे कैसे अपनी जगह बनाते हैं। ईवी टोल वाली जो कैटेगरी मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 साल में अपने पैर जमाना स्टार्ट कर देगी। बाकी आपको कैसा लगा इलेक्ट्रिक एरोप्लेन कमेंट बताओ। दोस्तों टाटा अपनी पंच ईवी का 45 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट ला सकता है, ऐसे कुछ र्यूमर और हिंट्स मिल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए पंच ईवी के अंदर 2 बैटरी पैक आते हैं, एक आता है 25 किलोवाट आवर वाला, दूसरा आता है 35 किलोवाट आवर वाला, जो कि उस सेगमेंट के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक रेंज दे देते हैं। लेकिन पंच ईवी ना अभी के लिए सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है अगर हम आइस में देखें तो, मतलब काफ़ी अच्छी डोमिनेंस है। और अगर ईवी में भी ऐसी चीज़ हमें क्रिएट करनी है स्पेशली इन मास मार्केट, तो मेरे हिसाब से 40 किलोवाट आवर वाला ऑप्शन टाटा को डेफिनेटली लाना चाहिए। नेक्सॉन में तो ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, अगर पंच में भी ले आते हैं मैं कह रहा हूँ गेम चेंजर हो सकता है ये, क्योंकि उस वाले सेगमेंट के अंदर ना लोगों को पंच ईवी तो समझ आ गई है, ठीक है, वो अच्छी खासी सेल हो रही है। लेकिन अगर रेंज उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए और प्राइसिंग उसकी सही कर दे जैसे इन्होंने हरियर ईवी में करी है, मज़ा आ जाएगा भाई। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई टाटा कब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे। मुझे लग तो रहा है कि भाई चांसेस रियल हैं कि ये लाने ही वाले हैं 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। दोस्तों ये स्कूटर आपने बचपन में जरूर देखा होगा और इसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगती थी मुझे, पी मतलब बहुत पतली सी आवाज़ होती थी और मज़ा आता था उसे सुनने में। जैसे जैसे हम बड़े हुए ये रोड से गायब होना स्टार्ट हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए और जब तक हम बड़े हुए ये रोड पे दिखना बंद हो गए। लेकिन इसे रिसेंटली दोबारा से पेटेंट कराया गया है काइनेटिक वोल्ट्स एंड वोल्ट लिमिटेड के द्वारा, जो कि काइनेटिक इंजीनियरिंग ग्रुप की एक ईवी डिवीजन है। तो जहां तक चांसेस है कि भाई इस स्कूटर को दोबारा से नया जन्म दिया जाएगा ईवी के तौर पे। अगर इमेज को देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई पूरा डिजाइन जो है इंस्पायर्ड है, वही यहाँ पे इन्होंने हेड का यूज करा है, सीट भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, लेकिन पीछे जो स्टेपनी थी जिससे मैं कह रहा हूँ एक करेक्टर बनता था इस वाले स्कूटर का, वो फाइनली अब गायब हो गई है। आज के जमाने स्टेपनी की जरूरत होती भी नहीं है। बाकी हमें यहाँ पे डबल स्टैंड भी दिख रहा है फ्रंट में, जो पहले काइनेटिक लिखा हुआ था आई थिंक हेड पे वो अभी भी लिखा जाएगा, जो भी इसका फ्यूचर में नाम होने वाला है। ओवरऑल जो लुकिंग है स्कूटर की पुराने वाले से काफी मिलती जुलती लग रही है। एक चीज जो मुझे लगता है कि जिस चीज का पोटेंशियल है मार्केट में, कि भाई अपनी पुरानी चीजों का जो मतलब आइकॉनिक है कंपनीज को उनका लिवरेज लेना चाहिए। जैसे बजाज ने अपने चेतक के साथ करा, तो जो बाकी कंपनियां भी जिनके आइकॉनिक मॉडल जो आजकल बंद हो चुके हैं, मेरे हिसाब से उन्हें रिवाइव करके उनके डिजाइन को मैं कह रहा हूँ दोबारा से यूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वाले स्कूटर पे तो ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन आप बताओ अगर इसे दोबारा से रिवाइव किया जाए तो क्या आप इसे लेना चाहोगे? आई थिंक जो हमारे जमाने के अंकल हुआ करते थे वो यूज करते होंगे, तो वो तो इसकी तरफ डेफिनेटली आकर्षित होंगे। दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा था कि भाई वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स पे सब्सिडी देने वाले हैं, जो कि होगी अप टू 10%। पंगा यहाँ पे ये हो गया है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। जब भी डीलरशिप पे बंदे जा रहे हैं, महिंद्रा के स्पेशली शोरूम पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें बोला जा रहा है कि भाई शुरू की 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सब्सिडी लाई जाएगी, लेकिन
कुछ शोरूम ये कह रहे हैं कि भाई अप्रैल से इस सब्सिडी को लागू कर दिया गया था, या फिर इनके पास जो कार का रजिस्ट्रेशन है उन्हें सब्सिडी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बंदे कह रहे हैं कि भाई मई के बाद से मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अनाउंस करा था वो मई के आसपास करा था। कुछ शोरूम ये कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी 7,000 कार तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस 3,000 और बची है। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो गई है। और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ बंदों ने पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज है, या फिर आप शोरूम से भी हो, या आपको इसके बारे में पता है कुछ भी, तो आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन काफी अच्छा काम कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर कोई बंदा 15 लाख की इलेक्ट्रिक कार ले रहा है तो सीधा 10% 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी उसे मिल जाएगी, जिससे डेफिनेटली महाराष्ट्र के अंदर ईवी अडॉप्शन और भी ज्यादा बढ़ेगी। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। रिवर इंडिया ने कंप्लीट कर लिया अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की 7,000 यूनिट। टाटा हैरियर ईवी को मिल चुकी है क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग। रेनो की क्विड ईवी जो कि 2026 में लॉन्च होगी, उसके स्पाई शॉट रिसेंटली देखे गए। रिवोल्ट कंपनी ने लॉन्च कर दी अपनी RV1 और RV1 प्लस बाइक को इन श्रीलंका। BMW अपना नया CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करेगा जुलाई 3 को। टोयोटा ने अपने लेक्सस ईवी प्लांट को चाइना के अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया। टाटा मोटर ने कंफर्म कर दिया कि इनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट का काफी अच्छा खासा स्टॉक है, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेप्टी कंपनी ने बोला कि ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का OS लॉन्च करेंगे। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। पसंद आए तो इसे लाइक करना।